सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। भाई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं कहा यार चलो इसके ऊपर भी हम ना इस बात को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बताओ जी, आप क्या पूछ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। सबसे पहले तो मैं कुछ दिनों से जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह देख रहा था, और खुद भी कुछ ना कुछ इस बारे में जो है वो तशवीश होती रहती है कि अक्सर सुना है जी, जो है जो इंसान जो है वो बंदरों से बने हैं। और ये जो है ये पहले जो है मैंने इतने फिर काफ़ी बार मैंने रिसर्च में चेक किया कि जो है वो इतने बड़े बड़े डायनासोर्स और ये ढांचे वगैरह दिखाते हैं। तो क्या ये वाकई ही जो है यहाँ पे होते हैं, या अगर होते थे ये तो अब हैं क्यों नहीं? अच्छा, इसमें ना मैं इस सारे को समझाने के लिए ना एक जब हम ना पूरी एक जड़ को नहीं ना समझेंगे तो हमें ऊपर वाले पेड़ और उसके फलों की समझ नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है हमें इसको जड़ से समझना चाहिए। आप जो असल बात पूछना चाह रहे हो, जो समझना चाह रहे हो कि ये क्या तब्दीलियां आई आ रही हैं, ये इसका जो एक आसान लफ्जों में जो साइंसदानों ने इसका जवाब निकाला है वो निकाला है एवोल्यूशन। ठीक है, उसका उर्दू तर्जुमा है जी इर्तिका। इर्तिका आखिर है क्या? इर्तिका उस चीज का नाम है जो कि कोई भी जानदार है, ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं और हैवान भी हो सकता है। ये जो सब में जो कोई भी बदलाव आ रहा है, इसको होना को इर्तिका कहते हैं। इस बदलाव को इर्तिका कहा जाता है। मतलब चीजों के बदलाव को इर्तिका कहते हैं। हाँ, लेकिन वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब यानी जो कि जानदार हो, जानदार में, मतलब जैसे कि एक पौधा। पौधे में भी वो एवोल्यूशन कहा जाता ठीक। है। एवोल्यूशन जो है ना, सबसे पहले है थेरी। अब थेरी क्या होती है? थेरी असल में ये होती है जिसको आप 100% प्रूव नहीं कर सकते। चाहे आप अगर उसको 99% भी प्रूव कर सकते हो और 100 नहीं कर सकते तो वो थेरी ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इस चीज को समझा और उसने ये थेरी सजेस्ट की सबसे पहली बारी। वो थेरी ये कहती है कि एवोल्यूशन हुई है चीजों की, चीजों में बदलाव आए हैं। तमाम हैवानात, इंसानों, पौधों, पेड़ों में, मछलियों में, सब में बदलाव आए हैं। ठीक है, अब इस चीज को सपोर्ट जो करता है वो पुरानी तहकीक करती है। ठीक है, अब हम इस एवोल्यूशन को ना कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम पीछे जाए जाते हैं ना, तो ये जब हमें मुख्तलिफ क्रीचर्स नजर आती हैं जिनमें जानवर भी हैं, इंसान भी हैं और बाकी भी हैं, तो ये इनका अगर हम पीछे जाए जाते हैं तो हमें लगता है कि ये एक पेड़ की तरह। जिस तरह सबसे पहले जो होता है वो होती है स्टेम, जो होती है उसका तना। तनाव से आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता है और फिर पौधे बनता जाता है, एक पत्ते निकलते हैं, कहीं फूल बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है और वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, हमारी ओवरऑल अगर जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारी मिसाल ऐसी बन जाती है। ठीक है, और एवोल्यूशन कहीं पे ये नहीं कहती कि जो इंसान बंदरों से बना है। एवोल्यूशन ये कहती है कि ये जो चिंपैंजीज, बंदर और ये जो गोरिल्लाज वगैरह हैं और इंसान भी हैं, इनका जो एक एंसेस्टर था या इनके आबाओ अजदाद थे वो एक ही थे एक ज़माने में। एवोल्यूशन क्या किस तरह से चलती है, काम कैसे करती है, उसमें यह है कि फर्ज करो एक फ्रॉग है, ठीक है, एक मेंढक है, वो है ब्राउन और ग्रीनिश सा। ठीक है, उसमें से 4 बच्चे पैदा हुए उनसे। अब उनमें से एक ग्रीन निकल आया और 3 ब्राउन निकल आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब फर्ज करो ये मेंढक रहते हैं पत्तों पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है, अब ब्राउन वाले जो हैं वो पत्तों के सामने वाजे हो गए और किसी जो है वो सांप ने उन्हें खा लिया। लेकिन जो सब्ज वाला था वो पत्तों में गायब हो गया, वो सरवाइव कर गया। तो इसी तरह जो वो ब्राउन वाले मेंढक खत्म हो गए, सब्ज वाला सरवाइव कर गया। अब सब्ज की नस्ल आगे चल गई। समझ आई? यानी कि ये एक तरह से चलता है नेचुरल सिलेक्शन से, कि नेचर किस तरह से सिलेक्ट करती है और वो आगे को वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं और कुछ चीजें आगे बढ़ जाती हैं। हाँ, इसी तरह जहाँ अब हम ये तो समझ गए हैं कि एवोल्यूशन है क्या, कि वो किस तरह से काम करता है, जिस तरह मेंढक की मिसाल से आपको समझाया। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये हम शुरुआत कहाँ से हो। ठीक है, ये अंदाजन साइंसदानों के मुताबिक ये चला जाता है 4 बिलियन ईयर्स पहले। 4 बिलियन ईयर्स पहले जब पूरी जो दुनिया थी उसके ऊपर पानी मौजूद था। ठीक है, खुश्की के उस तरह आसार नहीं थे और वो सारा पानी था। तो तब एक जो है वो सेल उभर के आता है।
जिस सेल को हम लिविंग भी नहीं कह सकते, ठीक है, वो हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वो लिविंग था या नॉन लिविंग था, लेकिन वो एक सेल था। और उसको हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं वायरस की तरह। जिस तरह पीछे कोरोना वायरस फैला, वायरस को चाहिए कोई होस्ट, यानी कि कोई इंसान चाहिए। जब वो किसी इंसान में जाता था तो वो मल्टीप्लाई करता था, बढ़ता था, लेकिन अगर वो इंसान में नहीं किया, वैसे कहीं गिर गया, तो वो ज़ाया हो जाता। ठीक है, हम इस तरह समझ सकते हैं। इसी तरह जो उस सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता वो वायरस की तरह बना, ठीक है, और उसने फिर कोई ना कोई होस्ट ढूंढा। अब वो जो एक सेल तैयार हुआ जिसको हम आगे जाके कहते हैं लूका, पहले जो तैयार हुआ उसको FUCA कहते हैं, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो उसके अंदर बदलाव आए वायरस की तरह से और उसमें जो तैयार हुआ वो उसको हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका। अब जो लूका जो था वो आगे आगे दो कंडीशंस में ब्रांच आउट किया। एक उसको कहा जाता है आर्किया और एक कहा जाता है बैक्टीरिया। यहाँ से एक पहला कदम समझना आसान हो जाएगा कि जो एक बैक्टीरिया जो उसका ब्रांच बनी, उसमें कुछ बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना सीखा। फोटोसिंथेसिस जो वही प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं जिससे ग्रो करते हैं। उसने जब वो करना सीखा तो वो ब्रांच आउट हो गया प्लांट्स की तरफ। इसी तरह जब वो प्लांट्स तैयार हुए और उनकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो जो उसका जो दूसरा वायरल था जो कि आर्किया में ब्रांच आउट हुआ, उसने उस ऑक्सीजन को इनहेल करना सीखा और उसको हम कहते हैं आर्किया, जिससे स्पीशी बनना शुरू हुई। ठीक है, वहां से हम प्लांट और एनिमल में फर्क में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनमें फर्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो पहले मान लो कि जो पहला जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा एंसेस्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो एक महज कोई एक छोटे से ना चावल के दाने के बैक्टीरिया जितना था बना, जिसे हम छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, छोटी सी सुंडी की तरह उसे हम कह सकते हैं। अच्छा, अब जो वो एक हमारा एंसेस्टर जो बनता है जो कि एक चावल के दाने जितना था, ठीक है, वो उसमें एक जो सबसे पुराने फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। फिर इन जानदारों में रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता देखी गई कि इनमें आहिस्ता आहिस्ता बनी रीढ़ की हड्डी जो कि इवॉल्व होना शुरू हुई उनके सर्वाइवल के लिए। जिस तरह आप मछलियों में भी इसी तरह एक रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह अगला स्टेप आया, मछलियों से एक एवोल्यूशन शुरू हुई और उसमें ऐसा कोई मछली बनी जिसके 4 फिन्स थे। जब उसके वो जो 4 फिन्स थे उसको सांस लेने के लिए सतह में आना पड़ता था, जिस तरह से आज भी व्हेल मछली को अच्छे से सांस लेने के लिए पानी की सतह में आना पड़ता है। इसी तरह वो मछली को जब वो आना पड़ा जमीन पर, जहां से मिसाल है पानी खुश्क हो गया, तो उससे क्या हुआ कि वो जो मछली थी वो खुश्की में आ गई और वो मछली जो है ना उसके थे 4 पाँव, उसने किसी तरह से खुश्की में सरवाइव करना सीखा। उसने अपने 4 पाँव जो 4 फिन्स की तरह होंगे उससे रेंगना सीखा और उसने वहां से अपना सर्वाइवल शुरू किया। अब इस सारी बात में एक जो अहम चीज़ है मैं बताता चलूँ कि एवोल्यूशन कभी एक तरफा काम नहीं करती, ये ऐसे सारी तरफ काम करती है। जिस तरह हम ये नहीं कह सकते कि सारी मछलियाँ पानी से निकल के सर्वाइव करें इसी तरह खुश्की में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, वो कुछ मछलियाँ उधर को सर्वाइव कर गई, कुछ मछलियाँ इधर को सर्वाइव कर गई, लेकिन जब डायरेक्शन इतनी सी भी इधर को जाती है तो वो डायरेक्शन जब इतनी आगे जाए तो वो बढ़ती चली जाती है, उनमें फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ मछलियाँ जब वो निकली पानी से और वो कुछ जो सर्वाइव कर सकी वो बनना शुरू होगी, एम्फीबियंस बनना शुरू हुई और रेप्टाइल बनना शुरू हुई। देखो अब ये 2 कैटेगरियाँ एक वहाँ से निकली एक मछली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और जब वो 2 कैटेगरीज निकली जो जिनमें एम्फीबियंस भी थे और रेप्टाइल्स भी थे और जो के ऑक्सीजन यूज़ करते थे, हवा से लेते थे और उसमें सरवाइव करते थे, ठीक है, तो उनमें से हम आगे समझ सकते हैं कि जो ये रेप्टाइल स्पीशी है ये इनको कैसे आगे मौका मिला, क्योंकि देखो पानी तो दुनिया पे ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसके बाद जब
दुनिया पे रोशनी की किरणें पड़ी तो पानी, कुछ पानी ऊपर उठ गया और कुछ पानी रह गया जमीन पे, ठीक है। जो उठ गया उससे खुश्की प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और उससे जब वो इन्होंने सरवाइव करना शुरू किया, जो कि ये सारी क्रीचर्स थी, ठीक है, तो उन वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहे थे, क्योंकि खाने वाली चीजें लोग यानी कि खाने वाले जानदार कम थे और फोटोसिंथेसिस पहले होना शुरू हुई, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये जो हम ये देखते हैं कि पौधों की इतनी सारी वो दुनिया पे ज्यादा काबिज थे, यानी कि ज्यादा फॉरेस्ट ज्यादा थे, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो ये रेप्टाइल्स निकल के आए, एम्फीबियंस निकल के आए, इनको ज्यादा मुआद मिला खाने का। इनको जब ज्यादा मुआद मिला खाने का तो उससे क्या हुआ कि ये बड़े होते चले गए, और जब ये बड़े होते चले गए तो ये डायनासोर्स की शक्ल में आना शुरू हो गए, क्योंकि इनके पास खाने का मुआद बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब समझ लो कि एवोल्यूशन कैसे काम कर रही है और किस तरह जो है वो सारी चेंजिंग आ रही है। और इसी तरह डायनासोर इतने बड़े हो गए। तो हैदर भाई, अगर डायनासोर इतने बड़े हो गए पर हम्म। वहां पर मौजूद थे, तो फिर वो कहाँ गए? देखो, उस वहां से हमें समझना पड़ेगा एवोल्यूशन की एक और वजह, जिसे कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर, जिसको आगे हम जाके जरूर टच करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इस कैटेगरी में समझते हैं कि अब एक रेप्टाइल क्रिएचर बन गई, एक एम्फीबियंस बन गए। अब हमारा अगला सवाल होगा कि यार ये मैमल्स कहाँ से आए, यानी कि हम भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब मैमल कैटेगरी में जो हम सबसे पुराना एंसेस्टर देखते हैं वो एक चूहे की तरह था, ठीक है। वो एक चूहे की तरह था, वो भी किसी ना किसी तरह से पानी से निकल के आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक क्रीचर इवॉल्व कर गई, ठीक है। जब वो क्रीचर इवॉल्व की तो उसमें जो है हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ले लिए रेप्टाइल्स की तरह, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पानी वाले जानवरों की तरह भी ले लिए। जिस तरह हम यूं समझ सकते हैं कि अब जो मैमल्स हैं उनको हम समझते हैं जो जो अंडे नहीं देते, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मैमल मौजूद है जो कि अंडे देता है, वो है प्लेटिपस, ठीक है। तो उसकी एवोल्यूशन उस डायरेक्शन में नहीं हुई, वो उधर की डायरेक्शन में ही रहा। अब यहाँ से हम समझते हैं डायनासोर्स पे थोड़ा सा। अब डायनासोर्स को खाना बहुत ज्यादा मिल रहा था, अब वो उनको ज्यादा मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ लेते गए, बड़े हो गए, ठीक है। अब मैमल्स को तब मौका नहीं मिला ग्रो करने का, तो इतने टाइम पे वो ग्रो नहीं किए। अगर हम इसका तायुन करें तो इंसान को थोड़ी देर हुई है इस दुनिया पे, उससे हमारे से बहुत ज्यादा देर डायनासोर ने इस दुनिया पे राज किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की, जो खत्म हुए। उसमें देखो, एक जो आसमान पे ना वो एक बड़ा साइज का जो है वो मेटियोराइट, उसे मेटियोराइट इंग्लिश में कहा जाता है, वो जब गिरा दुनिया पर तो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे एक मास एक्सटिंक्शन हो गई, और जितने ये बड़े बड़े साइज के जानवर थे इनको बचने को जगह नहीं मिली, और ये इतने सारे जानवर जो थे वो उसमें ख़त्म हो गए। अब उसमें जो सरवाइव किए वो छोटे जानवर फिर सरवाइव कर गए, क्यों? क्योंकि वो जो है वो कह लो कि ज़मीन के अंदर घुस गए, कोई पानी में चले गए, वो जानदार फिर सरवाइव कर सके। लेकिन जो बड़े बड़े डायनासोर आपके कहने का मतलब है कि जब ये अब हुआ उसके बाद से ये सब जो है ये खत्म हो गया था, एक बार दुनिया, उसके बाद न्यू स्टाइल से शुरू। आप यूं समझ लो कि जो डायनासोर्स की जो थी ना पूरी एक नस्ल वो थी, वो सारी खत्म हो गई। ये कुछ ऐसे वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ना जो ये जो एवोल्यूशन है ना वो डिपेंड भी करती है और वो बदलती भी है। अब एक और सवाल बड़ा जरूरी आता है कि एवोल्यूशन जो है वो किस टाइम पीरियड के लिए काम करती है। अच्छा, इसके लिए कोई जो है इसका हतमी जवाब नहीं है, यानी कि एवोल्यूशन ऐसा भी देखी गई है कि मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद नजर में आई है, और ऐसा भी देखा गया कि एक दो दिनों में भी नजर में आई है। जिस तरह आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जो पीछे कोरोना वायरस आया तो आप लोगों को अक्सर ही न्यूज में सुनने को मिलता था कि जी इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, या फिर इसका ये वाला वेरिएंट आ गया। ये जो वेरिएंट्स थे वो उनकी म्यूटेशन थी, वो उनकी एवोल्यूशन थी, वो भी एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो एवोल्यूशन को आप इस वायरस से एक बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि वो एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई और कैसे ये सारा कुछ हुआ।
तो ये सारी एवोल्यूशन से आपके माइंड में ज़रूर एक चीज़ का निकल आया होगा कि हम एज अ जो यहाँ पे जानदार जितने भी हवानात और इंसान और सारी मखलूक़ात हैं वो कैसे उभर के आए। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम एक और वीडियो करेंगे और उस पे मैं ज़रूर इस चीज़ को समझाऊंगा कि जो है ना हमारा दीन इसके ऊपर क्या कहता है और हमारे दीन में इसको लेके कैसा कॉन्सेप्ट है और हमें उसको दीन को और इस थ्योरी को इसको साथ कैसे लेके चला जा सकता है। इंशाल्लाह उन पे भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है दोस्तों के सबको हमारी डिस्कशन का मज़ा आया होगा और हमारी डिस्कशन सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।